स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हमारा चैनल जो है सबसे बेस्ट और सटीक आंसर 100% सत्य आंसर बताने जा रहा है आपके असाइनमेंट का। दिसंबर कक्षा 12वीं असाइनमेंट केमिस्ट्री के असाइनमेंट ध्यान से देखिए। ऐसा असाइनमेंट का उत्तर आप कहीं और कभी भी नहीं देखे होंगे। हमारा चैनल के माध्यम से सबसे बेहतरीन विस्तार से पूरा डिटेल में आपको असाइनमेंट बताया जा रहा है। ध्यान से देखिए पूरे प्रश्न। एक, मिश्र धातु क्या है, इसके दो उपयोग लिखिए। मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसका कोई दो उपयोग लिखिए। तो उत्तर हम बता दें यहाँ पर कि आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के जो संक्रमण तत्वों में जो लैंथेनाइड पाया जाता है, उन सभी लैंथेनाइड तत्वों के श्रेणी के अंतर्गत लैंथेनाइड तत्वों के मिश्र धातु को ही हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी जो 57 से स्टार्ट होती है आवर्त सारणी में, आप सब लोग देखे होंगे, वो बनाती है आप लोग का मिश्र धातु। तो ध्यान दीजिए यहां पर ये हो गया प्रश्न पहला। मिश्र धातु क्या है, इसके दो उपयोग लिखिए। तो पहला हम यहां पर बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखते जाइए आप लोग। मिश्र धातु के घटक अंतर्गत इसमें 90 से 90% लैंथेनाइड, सेलेनियम, लैंथेनम एनडी और आपका 5% आयरन तथा कुछ मात्रा में एल्युमिनियम, कॉपर, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर आदि होते हैं। उपयोग पहला, मिश्र धातु अथवा पायरोफोरिक धातु। मिश्र धातु को पायरोफोरिक धातु भी कहते हैं। तो पायरोफोरिक धातु को रगड़ने पर चिंगारी उत्पन्न होती है, इसलिए इसका उपयोग गैस, लाइटर, ट्रेजर, बुलेट आदि बनाने में होता है। यहाँ पर दूसरा उपयोग आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, गैस लैंप का मेटल बनाने में भी इसका उपयोग होती है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रश्न पहला का ब का उत्तर। प्रश्न पहला का ब है, जिंक, कैडमियम और मरकरी के लवण प्रायः रंगहीन होते हैं, क्यों? तो हम आपको बता दें यहाँ पर उत्तर है, ये सभी तीनों तत्व आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के 12वें समूह के तत्व हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर स्पष्ट होता है कि इसके सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। रंगीन आयन बनने के लिए सबसे प्रमुख जिम्मेदार अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का उपस्थित होना है, परंतु जिंक, कैडमियम, मरकरी के लवण में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, अतः ये रंगहीन होते हैं। जैसे जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है, इनका विन्यास निम्नानुसार है। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने है, 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, एक ऊपर एक नीचे डाउन है। फिर इस तरह से 2s में 2p में 3s 3p6 4s2 है, 3d10 है। ये जो ऊपर का एरो है ये क्लॉकवाइज घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है और नीचे का मैंने एरो बनाया है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है। प्रश्न दूसरा का कॉपर प्लस और कॉपर 2+ आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और समझाइए कौन अधिक अनुचुंबकीय होगा। तो इसका उत्तर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 है, परंतु ये अपवाद है क्योंकि इसका ओरिजिनल विन्यास जो है स्थायी विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 होती है। अगर आप कहते हैं कि ऐसा क्यों आया तो मैं डिटेल में किसी दिन लाइव वीडियो बना दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बोलेंगे तो बिल्कुल डिटेल से समझाते हुए आपके लिए लाइव वीडियो बना दूंगा पूरे केमिस्ट्री का। या इसका हम विन्यास यूं कहें कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 है, क्योंकि इसमें 3d का एक इलेक्ट्रॉन जो है कहना चाहिए
4s के एक इलेक्ट्रॉन 3d में प्रवेश कर जाता है, इसलिए यहाँ पर 4s1 3d10 है, क्योंकि डी कक्षक जो है पूर्ण रूप से भरने की वजह से पूर्णतः स्थायित्व हो जाता है। अब हम कॉपर प्लस की बात करें, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर अंतिम कक्षक 4s1 से बाहर त्याग होने पर निम्न विन्यास प्राप्त हो जाता है। कॉपर 1 प्लस इक्वल टू 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s 0 हो जाए, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। इस तरह से कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इसके डी ऑर्बिटल एवं आंतरिक सभी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा हुआ है, अर्थात इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अतः यह प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। परंतु कॉपर डबल प्लस आयन से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग होने पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नानुसार होगा, क्योंकि कॉपर 2 प्लस जब बनेगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 हो जाएगा, क्योंकि 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकला और d10 में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसलिए 3d9 हो जाएगा। और 3d9 की संरचना आपकी स्क्रीन पर ध्यान देखिए, यहाँ पर डी ऑर्बिटल मैंने बना दिया जिसमें 5 बॉक्स है। शुरू के जो 3 है वो, शुरू के जो 4 है वो कहना चाहिए 2-2 इलेक्ट्रॉन से भरे हैं, और एक लास्ट जो 3d(z)² होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और इसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण यह अनुचुंबकीय होता है। इसलिए कॉपर डबल प्लस में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अधिक अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय का मतलब क्या होता है? चुंबक के प्रति एक विशेष आकर्षण। तो अगर अनुचुंबकीय के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं, और भी तत्वों के बारे में, अगर आप पूरे संक्रमण तत्वों के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके जरूर बोलें कि मैं आप लोग के लिए लाइव वीडियो बना दूंगा किसी दिन, पूरे पाठ को समझाते हुए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो मैं आप लोग के लिए बिल्कुल अच्छे से व्हाइट बोर्ड में समझाते हुए, सिखाते हुए, पढ़ाते हुए आप लोग के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न दूसरा का ब है आपकी स्क्रीन पर। लैंथेनाइट संकुचन क्या है? संकुचन शब्द का अर्थ होता है छोटा होते जाना। उसकी जो आकर्षण है वजह से उसका आकार जो है छोटा हो जाती है। जैसे प्रश्न को उत्तर ध्यान दीजिए यहाँ पर, लैंथेनाइडों की परमाणु त्रिज्या एवं उनके त्रिसंयोजी आयनों की आयनिक त्रिज्या लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ नियमित रूप से कमी प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ M3+ आयनों के आयनिक त्रिज्याओं में, M का मतलब यहाँ पर जितने भी मेटल है उसके बारे में बोला जा रहा है, उसमें 3+ उसका आयन है, और यह नियमित कमी लैंथेनाइट संकुचन कहलाते हैं। कुल मिलाकर के हम लैंथेनम से आगे अगर हम बढ़ते जाएं उसके बाद के सभी तत्वों की तरफ, तो क्या होती है, इसकी जो आकार है वो छोटे होते जाते हैं, क्योंकि आंतरिक आकर्षण संकुचन के कारण इसका साइज छोटे होता जाता है। इसको लैंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। लैंथेनाइट श्रेणी की उत्तरोत्तर तत्वों के आकार में संकुचन होता है, इसे लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं। और इसका ग्राफ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, आयनिक त्रिज्या और उसके परमाणु क्रमांक के बीच जब ग्राफ खींचा गया तो ग्राफ बिल्कुल तेजी से गिर रहा है। लैंथेनम के बाद सेलेनियम, प्रियम, एनडी, पीएम करते 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 इसका तेजी से कहना चाहिए, इसके आयनों का जो साइज है कहना चाहिए, उसके परमाणु के आंतरिक आकर्षण के कारण इसका जो आकार है वो छोटे होते जा रहे हैं, जिसको लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं। अब आ गया प्रश्न तीसरा, संयोजकता बंध सिद्धांत VBT। VBT का पूरा नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होता है, कैसे इसको डील किया जाता है, इसकी थ्योरी क्या है, मेन एग्जाम्पल सहित मैं आप लोग के लिए किसी दिन लाइव वीडियो बना दूंगा, बिल्कुल व्हाइट बोर्ड में समझाते हुए, सिखाते हुए, पढ़ाते हुए, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, ताकि मैं आप लोग के लिए VBT के बारे में अलग वीडियो बना सकूं। तो VBT के आधार पर NiCN4 2-, तो यहाँ पर ये क्या है, टेट्रासाइनो निकलेट आयन है, जहाँ पर Ni को केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, Cn उसका लिगेंड है। इसकी संरचना को बताना है, यहाँ पर मैंने स्पष्ट इसका लिख दिया है। Ni केंद्रीय धातु परमाणु है, Cn उसका लिगेंड है, संलग्नी कहते हैं जिसको, और ब्रैकेट जो है यहाँ पर उपसंयोजी मंडल है, और ऊपर में -2 जो दिया है उसका आयन है। तो यहाँ पर निकिल का परमाणु क्रमांक 28 है, और निकिल का अगर IUPAC से हम इसका नामकरण करें यहाँ पर इस उपसंयोजी यौगिक का, तो टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड आयन आएगा। तो उपसंयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं, इसका मैं रूल्स किसी दिन आप लोग को बता दूंगा, पूरा लाइव वीडियो जो है व्हाइट बोर्ड में बिल्कुल लिखते हुए आप लोग के सामने। अगर आप मुझे कमेंट
कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछेंगे कि IUPAC नामकरण करने की विधि क्या है, तो मैं ज़रूर आप लोग के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी असाइनमेंट लिखिए, क्योंकि असाइनमेंट आपको तैयारी करना है और ये सबसे बेस्ट और सटीक असाइनमेंट है। ऐसा असाइनमेंट आपको पहली बार मिल रहा होगा। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकिल 28 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 4p, क्योंकि 28 है तो यहाँ पर 4p खाली हो जाएगा। या फिर हम इसको यूँ कहें, इसके आखिरी की बात करें यहाँ पर, तो आखिरी में है 3d8 है, फिर 4s2 है और 4p है। तो 3d8 को मैंने बना दिया 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 4s का 2 इलेक्ट्रॉन 4p खाली कर दिया। यहां पर निकिल में Na+2 आयन है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर इसका अंतिम विन्यास निम्नानुसार हो जाएगा। निकिल डबल प्लस आयन का मतलब ये हो जाएगा इसका कि इसमें के 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो इसका विन्यास जो है कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जो अंतिम है कहना चाहिए 4s, वो तो खाली हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन जो 3D में 8 थे उसमें का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो फिर अपने अंदर की तरफ वो प्रवेश हो जाती है, संकुचित हो जाता है। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होती है, 3dZ2 में से एक इलेक्ट्रॉन जो है 3dx² y² की ओर जा रही है, जिसको मैं एरो के सिंबल से यहाँ पर आप लोग के लिए बना दिया हूँ। इस बात को आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर ये जा रही है 3D से निकल करके यहाँ जा रही है। फिर उसी प्रकार से आपका लिगेंड Cn- के कारण 3dZ2 का एक इलेक्ट्रॉन 3dx² y² में प्रवेश करता है। इसका विन्यास निम्नानुसार हो जाती है, क्योंकि अंदर के चारों ऑर्बिटल में कहना चाहिए 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये उसके 3D का 3dZ खाली बच गया, 4s खाली है और 4p में से 4px और 4py ये 2 ही सिर्फ संकरण में भाग लेती है ऊर्जा के कारण। इस तरह से 3dZ2 4s और 4px और 4py यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक, ये जो ऑर्बिटल है आपस में मिल करके अब DsP2 संकरण का निर्माण करेंगे, अर्थात 3dZ2 4s 4px 4py ये चारों कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके DsP2 संकरण बनाती है। संकरण क्या होता है, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछेंगे तो मैं जरूर आप लोग को समझाऊंगा अलग से लाइव वीडियो बना करके कि संकरण क्या होती है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए, व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते हुए, बिल्कुल सिखाते हुए, समझाते हुए कि संकरण किसे कहते हैं। अब उसके बाद अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर और 4 नया संकरित कक्षक का निर्माण होता है। इसकी संरचना वर्ग समतली रूप में होती है, मतलब वर्गाकार होता है और जमीन में प्लान होता है कहना चाहिए, ये त्रिविमी वगैरह नहीं होती। ये कक्षक लिगेंड Cn- के 4 sp कक्षकों से अति व्यापन कर जुड़कर 4 सिग्मा बंधों द्वारा संकुल आयन का निर्माण करती है। सिग्मा बंध के बारे में अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछेंगे तो मैं जरूर समझाऊंगा कि सिग्मा बंध होती क्या है और पाई बंध क्या होती है, कैसे निर्माण होता है, ये जानना आप लोग के लिए जरूरी है। तो यहां पर ध्यान दीजिए 3D का जो एक ऑर्बिटल है लास्ट वाला वो 4s का एक और 4p का 4px और 4py, इन चारों में साइनाइड जो है उपसंयोजी, यहां पर साइनाइड उपसंयोजी तत्व लिगेंड है कहना चाहिए। और ये लिगेंड जो है उपसंयोजी बनाने के लिए साइनाइड अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को उपसंयोजी बंध के द्वारा त्याग करके दे रहा है, जिसको हम लोग क्रॉस से दर्शाए हैं। ध्यान दीजिए यहां पर 4 डब्बे में 2-2 क्रॉस हमने बनाया है। यहां पर 2-2 क्रॉस जो है साइनाइड द्वारा दिया गया एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब दिया है उसको हम एरो से दर्शा रहे हैं। एरो क्या है, तो उपसहसंयोजी बंध है और उपसहसंयोजी बंध को एरो के निशान से, तीर के निशान से दर्शाते हैं, जिसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग होता है, दान होता है। और ये चारों लिगेंड जो है जाकर के जुड़ गए DsP2 संकरित कक्षक में सिग्मा बंध से। तो यहां पर ध्यान दीजिए इस तरह से चारों साइनाइड जुड़े हुए हैं यहां पर, और ये जुड़ करके कहना चाहिए इसकी आकृति जो है वर्ग समतलीय आकृति हो जाती है। इसका बंध कोण 90 अंश का होती है। अब प्रश्न चौथा का संक्रमण तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों? संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक जो है उच्च होते हैं क्यों? तो इसका उत्तर है क्योंकि संक्रमण धातुओं में धात्विक बंध जो NS के इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, साथ ही DD अतिव्यापन से सहसंयोजी बंध भी संभव होते हैं। इस कारण धातुओं में कठोरता तथा उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक के गुण आ जाते हैं। सहसंयोजी बंध के कारण इसके जालक ऊर्जा का मान बढ़ जाता है और इनके गलनांक क्वथनांक उच्च हो जाती है। प्रश्न चौथा का संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, समझाइए। तो उत्तर है संक्रमण तत्वों के अच्छे उत्प्रेरक होने के कारण, ध्यान दीजिए, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d से 1 to 10 ns से 1 से लेकर 2 तक होता है। अगर आप कहेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से क्यों आया, तो इसका कमेंट बॉक्स में अगर लिख कर मुझे पूछेंगे तो मैं जरूर समझाऊंगा। इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा पूरे केमिस्ट्री का,
इसलिए ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है, अतः इनकी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्ती होती है, अतः असीमित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, अतः अभिक्रिया दर में वृद्धि हो जाती है। संक्रमण तत्वों के डी ऑर्बिटल प्रायः रिक्त होने के कारण ये अधिशोषण क्षमता को बढ़ा देते हैं, जिससे इनकी सांद्रता बढ़ जाती है, अतः ये अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। प्रश्न 5वां का अ है यहाँ पर, अष्टफलकी संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों के विपाटन का आरेख बनाइए। तो यहाँ पर आपको आरेख बनाना है। क्रिस्टल क्षेत्र के विपाटन के परिणाम स्वरूप दो डी जनरेट कक्षकों के सेटों के बीच ऊर्जा के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्व ऊर्जा फील्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE कहते हैं, जिसे ऑपरेटर 0 जहां पर डेल 0 का जो 0 है अष्टफलकी से दर्शा रहे हैं, यहाँ पर O का मतलब अष्टफलकी है, ऑक्टाहेड्रल से दर्शाते हैं इसे। 2 EG कक्षकों की ऊर्जा कहना चाहिए ग्राउंड लेवल एनर्जी E3/5 ऑपरेटर O से वृद्धि होती है। 3 T2G कक्षकों की ऊर्जा 2/5 ऑपरेटर O की कमी होती है। तो यहाँ पर इसका आप ग्राफ ध्यान से देखिए, इसका विपाटन का आरेख जो है यही आरेख आप लोग को बनाना है। यहाँ पर बैरियर सेंटर से लेकर के सेम ऐसी आप लोग असाइनमेंट में बनाना है। अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बोलेंगे कि ये कैसे हुआ, तो इसका मैं अलग से स्पेशल एनिमेशन वीडियो आप लोग के लिए डाल दूंगा, या व्हाइट बोर्ड में आप लोग को बिल्कुल बनाते हुए, सिखाते हुए, पढ़ाते हुए एकदम ट्यूशन जैसा, कोचिंग जैसा मैं वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा, ताकि आप एक एक स्टेप को समझ सकें इसके क्रिस्टल क्षेत्र के विपाटन का। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह से बेहतरीन वीडियो पाने के लिए और केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम में फंसने लायक, आने लायक सुपर मोस्ट MP क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री का पाना चाहते हैं, फिजिक्स का पाना चाहते हैं, बायो का, गणित का, हर विषय का अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, और कम से कम हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए आप एक लाइक कर दीजिए, कम से कम एक कमेंट बॉक्स में एक थैंक यू लिख दीजिए। तब हम समझेंगे आपकी सहानुभूति से हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगा, और आपके लिए हम और अधिक मेहनत के साथ और अच्छे से अच्छा वीडियो हम आपको बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये विपाटन का आरेख आप लोग को बनाना है पूरा। इसको मैं एक शॉर्ट स्क्रीन में आप लोग को दिखा देता हूँ। इतना आप लोग को बनाना है। ये जितना आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये पूरा एक पत्ते में आप लोग को शो करना है। स्क्रीनशॉट लेकर के प्यारे बच्चों आप लोग इसको बना लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न 5वां ब, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। यहाँ पर IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, इसका मेथड क्या है, इसका क्या टेक्निक है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या, संयोजकता कैसे निकाला जाता है कहना चाहिए, और कैसे इसका नामकरण करते हैं। अगर ये आप नियम जानना चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है, तो इसके लिए मैं अलग से स्पेशल वीडियो IUPAC नाम का स्पेशल आप लोग के लिए बना दूंगा, ताकि आप IUPAC नामकरण करने की पूरी विधि को डिटेल में समझ सकें। इसके लिए अलग से मैं लाइव वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बोलें, अगर आपको ज़रूरत है IUPAC नामकरण करने की विधि क्या है, कैसे होता है, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरह से प्रश्न 5वां का ब देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर पहला K4 Fe6, सामने में जो K4 है ये बाहरी तत्व है, और ध्यान दीजिए जब भी IUPAC नामकरण करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि धनात्मक तत्वों का नाम पहले होता है। तो यहाँ पर पोटेशियम धनात्मक है, इसका नाम पहले होगा, फिर ब्रैकेट के अंदर का नामकरण होगा। तो धनात्मक में से K4 का नाम मैंने लिख दिया पोटेशियम। तो यहाँ पर K4 रहे, चाहे K2 रहे, चाहे K3 रहे, आपको पोटेशियम ही बोलना है। फिर अंदर की बात हम करें यहाँ पर, तो उपसंयोजी मंडल है यहाँ पर, और इस मंडल में सबसे पहले यहाँ पर लिगेंड का नामकरण होता है। Fe का नाम नहीं लेंगे, पहले लिगेंड साइनाइड का नाम होगा, और साइनाइड 6 है तो हेक्सा कहेंगे, 5 रहेगा तो पेंटा, 4 रहेगा तो टेट्रा, 3 रहेगा तो ट्राई। तो यहाँ पर 6 है इसलिए हेक्सा, और साइनाइड है, और साइनाइड ऋणात्मक लिगेंड है, और ऋणात्मक लिगेंड के नाम के अंत में O शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर साइनो लगाएंगे, हेक्सा साइनो। और ये जो Fe क्या है, आयरन है, और इसके
इसका आयरन नहीं लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर उपसंयोजी जो मंडल है, जो बोर्ड है, ब्रैकेट है और ऋणात्मक है, और जब ऋणात्मक रहता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के जो अंग्रेजी नाम है, लैटिन नाम है, उसका प्रयोग करते हैं और उसके अंत में एट शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसका हो जाएगा फेरेट। तो इस तरह से पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट आ गया। अब ये ब्रैकेट में 2 क्यों आया वो आपको नीचे पता चल जाएगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या मान लेते हैं x है आयरन का, पोटेशियम का +1 होती है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, साइनाइड 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, समीकरण बना देंगे, बन जाएगा इसका। इसी तरह से दूसरा सवाल है यहीं पर PtNH3 ट्वाइस Cl2। तो यहाँ पर ब्रैकेट पहले आ गया, देखो क्लोरीन बाद में आ गया, ब्रैकेट पहले आया मतलब ये पूरा धनात्मक है, क्लोरीन ऋणात्मक, तो ब्रैकेट का नामकरण पहले करेंगे, आखिरी में क्लोराइड बोलेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट में देखा जाए तो प्लेटिनम है, NH3 उसका कहना चाहिए लिगेंड है और 2 है, तो ये NH3 जो उदासीन लिगेंड इसको एमीन कहते हैं और ये 2 बार आया है इसलिए इसको हम कहेंगे डाई एमीन। तो ये हो जाएगा डाई एमीन और Pt का हो जाएगा प्लैटिनम, डाई एमीन प्लैटिनम। फिर उसके बाद ब्रैकेट में उसका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, Pt का प्लेटिनम का उपसंयोजी संख्या लिख दी इसका सेकेंड, और उसके बाद Cl2 को हम लिख देंगे क्लोराइड। और ये कैसे आया, क्योंकि प्लेटिनम के x मान लिया और एमीन जो होती है, अमोनिया जो होती है वो उदासीन लिगेंड इसका, इसलिए इसका ऑक्सीकरण नंबर 0 कहलाएगा। तो क्लोरीन का बच जाएगा आपको -1, 2 क्लोरीन इसलिए -2 और ट्रांसफर कर देंगे तो +2 हो जाएगा। हालांकि मैं डिटेल यहाँ पर दे रखा हूँ, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर इस तरह से ऊपर वाले का मैंने दे दिया, पोटेशियम वाले का आंसर है रीजन उसका, और उसके नीचे में मैंने दे दिया है प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या के निकालने के लिए तरीका बता दिया। तो ये रहा हमारे स्क्रीन के माध्यम से आपने अभी देखा हमारे पूरे सभी सब्जेक्ट का असाइनमेंट का उत्तर। कुछ ही समय के पश्चात शेष सब्जेक्ट का भी आपको असाइनमेंट का उत्तर मिलेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें। अभी आपके पास 10 दिन है लिखने का, और जमा करने का जो समय है 10 तारीख तक लिया जाता है हर महीने का, ये नियमता है, ध्यान रखिएगा। आपके पास 10 दिन है और 10 दिन पर्याप्त है, और आराम से लिखिएगा सोच समझ करके। तो हमारी चैनल के द्वारा केमिस्ट्री का डिटेल में और एकदम 100% सत्य और बेहतरीन उत्तर आप लोगों ने भी पाया, देखा, समझा। अगर आप इन सारे असाइनमेंट को और डिटेल से आप सीखते हुए, पढ़ाते हुए, व्हाइट बोर्ड में लिखते हुए अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि मैं आप लोग के लिए बेहतरीन वीडियो बना सकूं और आपका जो रिजल्ट है बोर्ड परीक्षा में अच्छे से आ सके। दूसरी बात, बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट MP क्वेश्चन के प्रश्न और उत्तर भी मैं अपलोड करते रहता हूं। अगर आप चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए एक थैंक यू लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। कम से कम एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक और थैंक यू लिख देने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगी और आपके लिए हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से आपके लिए पूरे उत्साह के साथ हम काम करेंगे। इसलिए आप हमारी मेहनत को अगर आप थोड़ा सा तवज्जो देना चाहते हैं तो कम से कम एक लाइक करके थैंक यू लिख दीजिए। तो इस तरह से आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट MP आपको मिलता रहेगा हमारी चैनल के माध्यम से। बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट, एंड नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी 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 मैनी कांग्रेचुलेशन एंड हैप्पी न्यू ईयर। ये नया वर्ष आप सभी की जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि की स्थापना करे। थैंक यू सो मच।